हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अब हम आपका मैथमेटिक्स का तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड लैटिसेस। ये आपके लिए नया चैप्टर है। सारे टॉपिक्स जो है सब नए हैं, तो प्लीज इसको एकदम ना एनर्जेटिक वे में पढ़ना। और जिन लोगों के पास 12 तक मैथ्स था उनके लिए ये बिल्कुल नया है, और जिनके पास 12 तक मैथ्स नहीं था उनके लिए तो सारी ही चीजें नहीं चल रही हैं। तो जिनके पास 12 मैथ्स नहीं था उनके लिए भी ये नई चीज है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, मन यहाँ पर ही लगा करके पढ़ना। बहुत बढ़िया है ये। तो अब ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड लैटिसेस में। ये केमिस्ट्री वाला लैटिसेस जैसा नहीं है, पर हाँ उसके जैसा इतना है कि यहाँ पे थोड़े से डायग्राम्स बनेंगे जिनको आपको बनाना है, राइट। सो आपको यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर सेट्स पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट यूजिंग हेज़े डायग्राम। विच व्हाट इज पोसेट? पोसेट इज पार्शियल ऑर्डर सेट का शॉर्ट फॉर्म, राइट। देन आपको मैक्सिमल एंड मिनिमल पॉइंट्स पढ़ना है, जीएलबी एंड एलयूबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लोएस्ट अपर बाउंड या फिर लीस्ट अपर बाउंड, लैटिस एंड एल्जेब्रिक सिस्टम्स पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पढ़ना है, सब लैटिसेस पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री लैटिसेस पढ़ना है। इनको देख के बिल्कुल मत घबराइए, जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपको फटाफट से सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। Here is your partial order relation, जो कि आपने इससे पहले भी पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में। थोड़ा बहुत आइडिया वहां से हो गया था कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। जैसे कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, वैसे ही आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, बट वो सिमेट्रिक नहीं होता, वो एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक यानी कि वहां पर जितने भी वैल्यूज रिफ्लेक्सिव में है वो उनको ही अपने पास रख लेता है। ओके, अगर वो आपका कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो एंटी ट्रांजिटिव, सॉरी, एंटी सिमेट्रिक एज इट इज है, बस उसमें सिमेट्रिक की कंडीशंस फॉलो नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट ही वांट्स। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं आप। एग्जाम्पल वन है आपका, फॉर अ सेट ए 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, चेक इफ द R1, ये आपको रिलेशन भी गिवन है 1 1 2 2 3 3 इज फोर सेट। तो अब मुझे ये बताइए कि किसी भी रिलेशन को फोर सेट होने के लिए उसका रिफ्लेक्सिव होना नेसेसरी है, और किसी भी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना नेसेसरी से आपका क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एवरी एलिमेंट्स ए कॉमा ए इज देयर, राइट, फॉर एवरी एलिमेंट। और 1 2 3 इसका हर एक एलिमेंट है, और 1 2 3 की इमेज का एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब ये रिफ्लेक्सिव है तो ये एंटीसिमेट्रिक भी है, राइट, ऑब्वियस सी बात है। अब और यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन आ ही नहीं रही है तो ये ट्रांजिटिव भी है, राइट। जब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन आ ही नहीं रही है तो ये ट्रांजिटिव ही है। मैथ्स में क्या होता है, इफ देयर इज, if the answer is no, right, if for any condition if the answer is no कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, अगर आपको कुछ आता है कि हम ये कह नहीं सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, हो सकता है आगे चल के ये ट्रांजिटिव बन जाए, आगे चल के ट्रांजिटिव बन जाए, बट इस टाइम पे हम ये कह नहीं सकते कि ट्रांजिटिव है या नहीं, तो उस टाइम के लिए हम उसको ट्रांजिटिव ही मानेंगे। इफ द आंसर इज डोंट नो देन द आंसर इज यस। ओके, मैथ्स आपकी ये कहती है। तो आपको वो सेट समझ आया, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब आप किसी भी रिलेशन को, किसी भी सेट को वो सेट कहते हैं, राइट। नाउ अब आपका हेज़े डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। A Heisey diagram is a graphical representation of the relation of elements of a partially ordered set with an implied upward orientation। तो हेज़े डायग्राम जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो आपके जो सेट है उसको को सेट होना चाहिए, पहले जो आपका पास सेट गिवन है वो को सेट होना चाहिए, और उसके बाद उसका जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज नोन एज हेज़े डायग्राम। और जो वो हेज़े डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनाना होता है, और जो कि अपवर्ड ओरिएंटेशन में बनता है। बताऊंगी जब डायग्राम बनाएंगे तब सब बताऊंगी। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस, इज नोन एज, यू नो, इसको आप पार्शियली ऑर्डर कहते हैं। Okay, this is not less than equal to, this symbol shows that elements are ordered.
ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये प्रोसीजर रह गया आपका, सॉरी सॉरी। स्टार्ट विद डायरेक्टेड ग्राफ। आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ पता होना चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि उसमें आप ये देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स का जो रिलेशन है, आपको पहले रिलेशन देखना है कि अगर वन वन से रिलेटेड है, वन टू से रिलेटेड है, वन थ्री से रिलेटेड है, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको एक स्पेस में यानी कि एक पेपर पे बस बना देना होता है। उसके बाद आपको लाइंस बनानी होती है। अगर वन वन से रिलेटेड है तो एक सेल्फ लूप बनेगा। अगर वन टू से रिलेटेड है तो वन से टू तक के लिए आप एक एरो खींच दीजिए। अगर वन थ्री से रिलेटेड है तो वन से थ्री तक के लिए आप एक एरो खींच दीजिए। आप एक ऐसा ग्राफ बनाइए पहले, उसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं या फिर डायग्राफ कहते हैं। देन रिमूव सेल्फ लूप्स। जो आपने जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखा रहा है, सेल्फ लूप लगाने से वन वन से रिलेटेड है तो उन सेल्फ लूप्स को हटाइए। देन रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एजेस। ट्रांजिटिव एजेस को भी हटाइए, जैसे कि वन टू से रिलेटेड है, टू थ्री से रिलेटेड है, देन वन थ्री से भी रिलेटेड है, तो आपने जो वन से टू का लगाया, टू से थ्री का लगाया, देन आपने एक वन से थ्री का भी तो लगाया होगा ट्रांजिटिविटी के लिए। तो आप उस वन से थ्री वाले को हटा दीजिए, जितने भी ट्रांजिटिव एजेस हैं उनको आप हटा दीजिए। देन arrange each edge so that its initial vertex is below its terminal vertex, right? Remove all the arrows of the directed graph। okay, आप एजेस को हटाइए और उनको एक इस तरीके से लाइन में लगाइए ताकि आपका कुछ डायग्राम बन जाए, और आपको सारे एरोज भी हटा देने हैं। ये ना प्रोसेस है, मैथ से बच्चा ऐसा लिख के समझ नहीं आती है, मैथ तो पढ़ के समझ आती, सॉरी बनाकर समझ आती है, क्वेश्चंस करके समझ आती है। ओके, तो बस वही करने चल रहे हैं। See, here is an example. Consider the set A is equals to 4, 5, 6, 7. Let R be the relation. ये आपका रिलेशन है। यहाँ पे जो यूज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे यही है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर शो नहीं कर रहा है, ये रिलेशन ही है इसका, कि आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि पहला वाला x जो हो वो y के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। ये ऐसे आपको एलिमेंट्स लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है और फिर आपको उसका हैश डायग्राम भी बनाना है। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे दैट आर दिस। अब इसको आपको डायग्राफ में प्लॉट करना है। तो आप यहाँ पे अपना एक 4 लीजिए, यहाँ पे अपना एक 5 लीजिए, यहाँ पे अपना एक 6 लीजिए, एंड यहाँ पे आप अपना एक 7 लीजिए, राइट। देन आप देखिए 4 को 5 से, 4 को 6 से, 4 को 7 से कनेक्ट करिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, 4 को 7 से कनेक्ट करिए, और देन आप, व्हाट इज दिस हैपनिंग, हाँ फिर क्या था आपका, अब 5 की लगाते हैं। 5 को आप 6 से कनेक्ट करिए, और 5 को आप 7 से भी कनेक्ट करिए, फिर 6 को लगाइए, 6 को आप 7 से कनेक्ट करिए, और अब आपके सेल्फ लूप्स लगेंगे। 4 को 4 से करिए, 6 को 6 से करिए, 7 को भी 7 से करिए, और 5 को भी 5 से करिए, राइट। ये आपके सेल्फ लूप्स भी लग गए। अब इसके बाद आप इसमें एरो डालिए। सॉरी, ये ना थोड़ी घटिया सी ड्राइंग बन गई मेरी, डेंटिंग पेंटिंग जो बनाई है मैंने। कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लो, इतना तो समझदार हो। एरो लगाइए, 4 से 7 की तरफ लगाइए, 4 से 6 की तरफ था, 4 से 5 की तरफ भी था, 5 से 6 की तरफ लगाइए, 5 से 7 की तरफ भी लगाइए, और 6 से 7 की तरफ लगाइए। फिर ये सेल्फ लूप है तो इनके तो कैसे भी लगा दीजिए, राइट। तो इन सब के आप एरोज लगाइए। ये आपका डायग्राफ बन गया। ओके, इसको सुंदर सा बनाना, जब बनाओ पेपर में ऐसा मत बना करके आना कि हमारी पढ़ाने वाली मैडम ने ऐसा बनाया तो हम भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन गया और डायग्राफ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। टू ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ पार्शियल ऑर्डर, अप्लाई द फॉलोइंग पॉइंट, डिलीट ऑल एजेस implied by reflexive property। आपको जितनी भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से एजेस आपने बनाई हैं आप उनको डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से जो जो एजेस बने हैं आप उनको भी डिलीट कर दीजिए, राइट। 4, 7, 5, 7, 4, 6 ये जितने भी पॉइंट्स आप इनको हटा दीजिए। देन replace the circles representing the vertices by dots। ओके, omit the arrows, और जितने भी arrows आप सबने बनाए हैं वो सब हटा दीजिए। यानी कि फुल ऑन बेसिक चीज यही है कि इसमें से आपने जितना भी वो बनाया था ना, स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का आपने जो बनाया था, उसमें जो एरोज लगाए थे और जो सेल्फ लूप्स लगाए थे, आप वो सब हटा दीजिए।
उसके बाद उसमें क्या बचता है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, राइट। ओ सॉरी, उसका डायग्राम रह गया ना, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। उसका डायग्राम ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आप इधर देख लीजिए। उसके यहाँ पर 4 होगा, देन 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल सा करके 6, और यहाँ पे एक और ऐसे सर्कल सा करके 7। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, बिकॉज जब आप उसके सारे रिफ्लेक्सिव वर्टिसेस हटाएंगे और जब उसके ट्रांजिटिव वर्टिसेस हटाएंगे तो आपको यही मिलेगा, राइट। सो अब यहाँ पे आपका 4 5 से भी रिलेटेड है, 4 6 से भी रिलेटेड है, 4 7 से भी रिलेटेड है ना, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। अगर जो इस तरीके से होता कि 4 इधर होता और 5 इधर होता, एकदम अलग अलग ही होते, तब हम इनको कहते कि ये आपस में रिलेटेड नहीं है, राइट। बट इस तरीके से जो उसका ग्राफ बनेगा, हेल्स डायग्राम उसका ये स्ट्रेट लाइन की बनेगी, राइट। तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ तक पूरा है, तो उसका जो हेल्स डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट है आपका मैक्सिमल एलिमेंट। एन एलिमेंट A belonging to A is called a maximal element of A if there is no element C in A such that A is स्मॉलर देन सी, राइट। अगर सी में ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी कि मैक्सिमल एलिमेंट आप यही समझिए, मैक्सिमल यानी कि सबसे बड़ा, मैक्सिमल एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, राइट। मिनिमल एलिमेंट सबसे छोटा एनिमल एलिमेंट होता है। इसकी डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन अगर आए तो आपको इस तरीके से ही लिखनी है, राइट। So now see a question on this, which element is minimal and which are maximal। अभी आपके जो मैक्सिमल पॉइंट्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपके पास मिनिमल पॉइंट्स हो या मैक्सिमल पॉइंट्स हो, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए आपके पास ये इसका 1 मिनिमल पॉइंट है और ये 12 और 8 मैक्सिमल पॉइंट्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब तक। देन है आपका लीस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या मिनिमम एलिमेंट या फिर मैक्सिमम एलिमेंट। एन एलिमेंट x belonging to S is called the least element of S if for every y belonging to S x is related to y, राइट। तो जो लीस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है और वो यूनिक एलिमेंट होता है। अगर वो होगा तो वो यूनिक होगा, अगर यूनिक नहीं है, अगर सबसे अलग नहीं है, दो है छोटे एलिमेंट, तो वो आपका लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो आप कह देंगे कि उसमें कोई लीस्ट एलिमेंट है ही नहीं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 1 उसका लीस्ट एलिमेंट भी था, बट 12 और 8 क्योंकि उसके दो मैक्सिमल पॉइंट्स थे तो वहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कोई भी नहीं था, राइट। लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट जब भी होंगे वो यूनिक होंगे, नहीं तो वो होंगे ही नहीं, राइट। यूनिक मतलब कि एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ये पॉइंट्स जो है ना, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं आता है इसका, ये दूसरे क्वेश्चन के साथ आती है, राइट। इस डायग्राम में से आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पे लीस्ट तो ए है, राइट, क्योंकि वो यूनिक भी है। बट ग्रेटेस्ट के लिए आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सी डी ए सेम पोजीशन में है, तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। बट यहाँ पे 3 है सेम पोजीशन पे, तो आप इसमें से कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको नहीं एग्जिस्ट करता है, आप यही लिख देंगे कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट फॉर दिस डायग्राम, राइट। Now see, अब हमको क्या पढ़ना है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, राइट। सो लेट्स सी, वी हैव अ वो सेट एस आर, राइट। तो एस आपका सेट है और आर वो उसका रिलेशन है, such that S is an arbitrary set and R is a partial order defined on set S. Also, let's say T is a subset of S, right? Now, lower bound क्या होता है? An element X belonging to S is a lower bound of set T if X is smaller than y for every y belonging to P। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो एक जैसी सी हैं, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट और आपका लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो प्लीज उनको ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अभी लोअर बाउंड अपर बाउंड भी यही बात बोल रहे हैं। लोअर बाउंड क्या होता है? सबसे छोटा वाला, यानी कि जब जो दो पॉइंट्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं, दो एलिमेंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है, एक जो पॉइंट है छोटा वाला, दैट इज नोन एज लोअर बाउंड। ये डायग्राम से ज्यादा समझ आएगा। एंड अपर बाउंड, एन एलिमेंट x belonging to S is upper bound of set T if for every y belonging to T y and x are belongs to S। यानी कि y जो है वो
सबसे बड़ा होगा। ओके, now see आपका क्वेश्चन है फाइंड द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द सबसेट्स ए बी सी जे एच ए सी डी एफ इन द कोसेट। तो जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है कि सबसे छोटा वाला एलिमेंट होता है और वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट में उन सबसे रिलेटेड भी होना चाहिए, तभी आप उसको लोअर बाउंड या फिर अपर बाउंड की कैटेगरी रख सकते हैं। तो लोअर बाउंड यानी कि नीचे वाला, नीचे की तरफ जाना लोअर बाउंड, और अपर बाउंड के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना। गेट माई पॉइंट। सो एबीसी का लोअर बाउंड ऑब्वियसली ए ही होगा, राइट। आपके एबीसी का लोअर बाउंड ए ही होगा। एंड देन आपका एबीसी का अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड आपको कुछ ऐसा लेना है जो कि ऊपर की तरफ जाता हो और जितने भी एलिमेंट्स हैं एबीसी तीनों उससे रिलेटेड हो। तो ई हो गया क्योंकि ए बी सी तीनों इससे रिलेटेड है, एफ भी है, आपका जे भी है और आपका एच भी है ना। इन चारों से ही ये रिलेटेड है और ये ऊपर की तरफ भी जाते हैं। तो आप ये लिख देंगे इसका आपका अपर बाउंड, अपर बाउंड फाइंड कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, तो अपर बाउंड इसका ये हो जाएगा ई एफ जे एन एच। आप एक काम करना, आप वीडियो तो देख ही रहे हो, आप इसको अगर क्वेश्चन को राइट करना चाहते हो कहीं तो इसको राइट कर लेना, तो आपको बताते रहिए ई एफ जे एन एच हो जाएगा। देन हमको जे और एच का लोअर एंड अपर बाउंड फाइंड करना है। तो जे और एच का लोअर बाउंड, आपका जे यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो यानी कि इसके तो लोअर बाउंड बहुत सारे होने वाले हैं, राइट। ये एफ इसका लोअर बाउंड होगा, इसका डी भी लोअर बाउंड है, ई भी लोअर बाउंड है, बी भी लोअर बाउंड है, सी भी, और इनफैक्ट सारे ही हैं सिर्फ जी को छोड़ के, क्योंकि जी सिर्फ एच से रिलेटेड है, जे से रिलेटेड नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जी इसका लोअर बाउंड नहीं है। दोनों का ही, दोनों से ही मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, दोनों से ही सारे ही एलिमेंट जितने भी हैं सेट में, सबसे ही आपका जो बाउंड है, लोअर हो चाहे अपर हो, वो एलिमेंट आप रख रहे हैं वहां पर वो सबसे रिलेटेड होना चाहिए। दैट्स द ओनली कंडीशन फॉर दैट, राइट। अब इसका अपर बाउंड तो कोई है ही नहीं, तो आप यहाँ पे फाइव। Now A, C, D और F, A, C, D and F इनके लोअर एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड तो आपका A ही हो गया एंड अपर बाउंड इसका F, J और H, राइट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आपका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या होता है? इसको आप सुप्रीमम या फिर जॉइन और वी के नाम से भी जानते हैं, एलयूबी, सुप्रीमम और जॉइन और वी के नाम से भी, यहाँ पे ये और होगा, राइट, ध्यान रखना ये और है। और ये आपका यूनियन, आपने सुना होगा ना, सेट्स में मैंने पढ़ाया होगा आपको, तो इसको यूनियन भी कहते हैं। तो इसके फंक्शंस भी सारे यूनियन वाले ही हैं, राइट। और सी, ये क्या होता है? लेट्स से यू इज द सेट ऑफ ऑल, लेकिन आप एक भी बात सुनिए, ये जो इसके फंक्शंस मैंने कहा ना सारे यूनियन वाले होते हैं, वो तब होते हैं जब आप इसको इक्वेशंस पे यूज करते हैं। यहाँ पर इसको फाइंड करने पे आपको यूनियन नहीं लगाना है, राइट। तो फाइंड करने का तरीका यही है, आपने अपर बाउंड निकाला, लीस्ट अपर बाउंड यानी कि जो उस एलिमेंट्स है, जिन भी एलिमेंट्स का आपने अपर बाउंड निकाला है, उस अपर बाउंड से जो सबसे, उन अपर बाउंड जो सबसे छोटा है और उन एलिमेंट्स के जो सबसे ज्यादा करीब है, दैट इज योर लीस्ट अपर बाउंड। ओके, इसके नाम से समझो अपर बाउंड, और उसमें भी छोटा वाला अपर बाउंड आपको लेना है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड और उसमें भी बड़ा वाला लोअर बाउंड, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, आपने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वहां पर जिनका आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड फाइंड करना है, उसके जो सबसे करीब हो लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड, तभी तो ऐसा कुछ बनेगा ना, लीस्ट अपर बाउंड वही तो होगा जो सबसे नीचे हो, यानी कि एलिमेंट्स के सबसे पास हो। ओके, इसकी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना और बस देख लेना। देन आपको क्वेश्चन से ही हम फाइंड करेंगे लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। वही वाला क्वेश्चन है ये, आपको बी डी जी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड द लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। सो अपर बाउंड ऑफ बी डी जी आर जी एंड एच, राइट, आर जी एंड एच, बी डी एंड जी का जी और एच ही होगा, क्योंकि आपका बी भी जी से रिलेटेड है, आपका डी भी जी से रिलेटेड है, आपका जी जी से रिलेटेड तो है ही। Then also B is related to H, right? And D is also related to H, and G is also related to H. और इसमें से आउट ऑफ G और H, अब इनमें से आपको मिनिमम फाइंड करना है, एंड दैट इज G। तो आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, जो B D G के लिए आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पे?
अपर बाउंड। तो इसका अपर बाउंड जो है लीस्ट अपर बाउंड, राइट। तो जी और एच में से लीस्ट छोटा कौन सा है? जी। और इन सारे एलिमेंट्स के सबसे पास कौन है? जी। तो इसी वजह से जी, राइट। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होगा? ए और बी, राइट। बी डी जी का आपका लोअर बाउंड ए और बी होगा, ओके। और इसमें से भी क्या फाइंड करना है आपको? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा? बी, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर होगी भी तो आप मुझे बता नहीं सकते, सिर्फ कमेंट्स में बता सकते हैं, भी बता देना, राइट। The poset S relation is a meet semi-lattice if for every xy belonging to S, x meet y, that is greatest lower bound of xy must not be empty, right? Greatest lower bound उसका होना चाहिए meet semi-lattice का, और joint semi-lattice तब होगा जब for every x and y उसका कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। तो मीट और जॉइन आपको समझ आया? मीट सेमी कब होता है और जॉइन सेमी कब होता है, यानी कि हर एलिमेंट का, हर एक्स वाई का एक लेटेस्ट ओवर बाउंड होना चाहिए, और जॉइन सेमी के लिए हर एक एलिमेंट का एक लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, राइट। Now see here in this diagram, we are going to find greatest lower bound for every possible pairs, right? यहाँ पे लग सकता है कि इसका कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसमें था कि हर एक पेयर का एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, राइट। जी एंड बी एफ ई इज इक्वल टू ई, राइट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ और ई का ई है, सी और डी का बी है, ई और डी का डी है, एंड सी एंड बी का बी है। तो यहाँ पे हर पेयर के लिए हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल जाएगा, ओके। एंड देन फॉर लीस्ट अपर बाउंड, सी एफ और ई का एफ है, सी और डी का ई है, ई और डी का ई है, सी और बी का सी है, लीस्ट अपर बाउंड यानी कि ऊपर वाला, ओके। इन सी और डी का ई भी है और एफ भी है, ये इसके अपर बाउंड्स है। आप इसमें लीस्ट इसका ई हो जाएगा, ओके। देन आपको लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट ओवर बाउंड समझ आ गया, मीट सेमी लैटिस एंड जॉइंट सेमी लैटिस, ओके। देन चेन देख लेते हैं। अ पोसेट इज कॉल्ड चेन इफ एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, यानी कि हर एक एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जब हम पेयर बना रहे हैं तो वो कंपेरेबल होने चाहिए। अभी कंपेरेबल क्या होता है? तो कंपेरेबल एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ ईदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। कंपेरेबल तभी कहा जाएगा जब या तो ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड, यानी कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ हैश डायग्राम बने, राइट, तभी आप उसको चेन कह सकते हैं। नाउ हियर इज योर लैटिस। आपने चेन तो आपको समझ आ गया ना, उसका एग्जांपल तो देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। लैटिस क्या होता है? मेन चीज तो यही है, द पोसेट एस आर इज कॉल्ड अ लैटिस इफ इट इज अ मीट सेमी लैटिस एंड अ जॉइंट सेमी लैटिस। इसलिए आपको मीट सेमी लैटिस और जॉइंट सेमी लैटिस बताया गया था ताकि आप उसकी हेल्प से प्रूव कर सके कि जो आपके पास जो कोसेट है वो लैटिस है या नहीं। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि वो मिड सेमी लैटिस भी और वो जॉइंट सेमी लैटिस भी। मिड सेमी लैटिस के लिए क्या होना चाहिए? आपका जितना भी लोअर बाउंड है, हर पेयर का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, और जॉइंट सेमी लैटिस के लिए हर एक पेयर का एक लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आपकी ये प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटी लॉ ए मीट ए या फिर इंटरसेक्शन, हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे और इस लैंग्वेज में बोल देंगे, चलो आपको याद हो जाएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन ए या फिर ए मीट ए इज इक्वल टू ए, ए जॉइन ए इज इक्वल टू ए। ये तो आपको लॉ पता है, कम्यूटेटिव लॉ भी आपको पता है, एसोसिएटिव लॉ भी आपको पता है, वही है ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन के जैसा, राइट। सो नाउ इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ। ये एक नया लॉ है, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा देते हैं। तो अगर आपका ए जॉइन बी होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट से आपको मीट करना है ए को, देन आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, राइट। आप इसको लॉजिकली भी देखो तो ये आपको समझ आएगा कि ए
ज्वाइन बी होगा, यानी कि आपको इनका अपर बाउंड फाइंड करना है, तो ए और बी का अपर बाउंड बी हो जाएगा, और ए और बी का लोअर बाउंड तो ए ही होगा ना, इस वजह से यहाँ पे ए ही है। फिर आपका एक कंसिस्टेंसी लॉ है, ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ए बी से रिलेटेड है तो ये इम्प्लाई करता है कि मतलब कि ए अगर बी से छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए जो है वो बी का लोअर बाउंड है। ए मतलब बी, ए जो है ए और बी का लोअर बाउंड है, और बी जो है वो ए और बी का अपर बाउंड है, राइट। सी हियर इज योर डायग्राम, जो आपको प्रूव करना है कि वो लैटिस है या नहीं। तो आपको जब ये प्रूव करना होता है ना कि वो लैटिस है या नहीं, तो आपको वो पेयर लेने होंगे जो लगता है जिनका कि इनका ये जॉइंट सिमिलैरिटीज नहीं होंगे, या ये मीट सिमिलैरिटीज नहीं होंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स जिनका आपको लगता है कि इनका लोअर बाउंड नहीं मिलेगा या फिर अपर बाउंड नहीं मिलेगा, आपको वो वाले पेयर लेने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कौन से पेयर्स हैं, एक डी है और डी और ई है और बी और सी है, तो आपको उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब क्योंकि जब हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हाँ इनका लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, देन दिस डायग्राम इज अ लैटिस, राइट। दिस डायग्राम इज अ लैटिस। आई होप आपको लैटिस क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब आप एफ और जी को तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो आपस में रिलेटेड है, उनका तो लोअर बाउंड बन जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा। बट बी और ई, सॉरी बी और सी एंड डी और ए, इन दोनों का लोअर बाउंड अपर बाउंड बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हमने इनका प्रूफ करके देख लिया, राइट। तो आप अपना नेक्स्ट वाला डायग्राम देखो, इसमें डी और ई को हम ले सकते हैं और बी और सी को भी ले सकते हैं, है ना। तो अभी आप इसमें देखो, इसका लीस्ट अपर बाउंड तो हमको एफ मिल गया, बट इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डी और ई का हमको कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बी और सी इसके दोनों ही लोअर बाउंड्स हैं और ये दोनों ही सेम प्लेस पर प्लेस है, इनमें से कोई सा भी लीस्ट नहीं है और कोई सा भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसका हम लोअर बाउंड नहीं फाइंड कर सकते, वो 5 हो जाता है, राइट। और एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, लेटिस आप एक तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, वीक सैमल लेटिस है और जॉइंट सैमल लेटिस है। एंड सेकंड वे, आप इसकी टेबल बना सकते हैं, एलयूबी टेबल एंड जीएलबी टेबल, राइट। मैंने देखा है बहुत से स्कूल्स करवाते हैं, सॉरी बहुत से कॉलेजेस करवाते हैं एलयूबी टेबल एंड जीएलबी टेबल। बाकी ये सिलेबस में तो मुझे कहीं नहीं दिखी थी, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ एलयूबी टेबल से, राइट। तो एलयूबी यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का साइन ये होता है, ओके। तो आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है इसकी, और यहाँ पे आपको वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि आपके डायग्राम में है। सपोज मैं आपके लिए इस डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, और ये आपका 5 है। देन हियर इज योर 30। ये एक डिविजिबिलिटी वाला आपका डायग्राम है, तो 1 3 से भी कनेक्ट होगा, 1 आपका 2 से भी कनेक्ट होगा, एंड 1 आपका है 5 से भी कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इसका डायग्राम मैंने थोड़ा ऐसे ही बना दिया, बाकी ये अच्छा सा बनता बनाने की कोशिश करते रहे। ये यहाँ पे इससे भी कनेक्टेड है और ये यहाँ पे इससे 5 से भी कनेक्टेड, राइट। तो ये इस तरीके से आपका इसका ये हैश डायग्राम बन गया। ये यहाँ पे जो बना है ना, ये इस तरीके से आप कनेक्ट समझना, ओके। मैंने कनेक्ट ही कर दिया, डोंट वरी। थोड़ा घटिया से बना है बट इट्स ओके, आप काम चला रहे हैं, राइट। तो मुझको आपको बस टेबल बतानी है फटाफट से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको टेबल की वाइज में ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 3 5 एंड यहाँ पे नीचे आपका 30, राइट। थोड़ा सा इसमें मिक्स हो गया ना, चलो कोई नहीं, कर लेंगे, दिख जाएगा इसमें से। यहाँ पे भी आपको 1 2 3 5 एंड 30 लिखना है। बाकी हम इसके नहीं बना सकते थे, चलो कोई नहीं, मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, आपके 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। फिर आप इसका आप खुद से बनाएंगे, राइट, टेबल। तो अब आपको क्या करना है कि इसका लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड आपको फाइंड करना है। 1 1 का क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, राइट। लीस्ट अपर बाउंड आप देखिए ना, 1 1 का 1 हो जाएगा। देन आपका 1 2 का 2 हो जाएगा। अपने ये दो पेयर्स ले रहे हैं आप, ओके, 1 2 का आपको 1 और 2 पेयर लेना है। जब आप 1 1 लेंगे तो वो 1 ही था, जब आपने 1 2 पेयर लिया तो वो 2 हो गया। देन आप 1 3 पेयर लेंगे तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। 1 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये तो सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐसा अर्थमेटिक नहीं है, राइट। देन आप लेंगे 2 और 1, आप 2 और 1 का पेयर लेंगे, 2 और 1 का पेयर लेंगे, इसका आपका अपर बाउंड 2 होगा, 2 2 का भी 2 होगा, है ना, जब तक बढ़ा नहीं आ जाता। 2 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3, इसका अपर बाउंड क्या है, 30 है।
2 3 का 3 मत लिख देना, देख लेना डायग्राम में, 2 3 का 30 है, राइट। यहाँ पे आपका 3 0 30 एंड सेम एज 2 5 का भी 30 है एंड 2 30 का तो 30 है ही। यहाँ पर तो आप सब में 30 30 ही कर लो, यहाँ पर तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, देन आप 3 1 का देखो, 3 और 1 का तो 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 2 का 30 होगा, यहाँ पे आपका 3 2 का आपका 30 हो गया, सॉरी 3 3 का आपका 3 हो जाएगा, राइट। 3 का तो 3 से रिलेशन तो 3 हो जाएगा, एंड आपका 3 5 का भी 30 जगह सी, 3 5 का यहाँ पे ऊपर मिल रहा है वो 30 हो जाएगा। देन आपका 3 30 का तो 30 ही होगा, फिर आपका 5 का देखते हैं, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, देन आपका 5 2 का 30 होगा, 5 3 का भी 30 होगा एंड 5 30 का 30 हो गई। पर 30 का तो आप किसी के भी साथ भी अपर बाउंड लो तो वो 30 होगा। ओके, तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी आई गेस। तो अब हम एक दूसरी भी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, प्लीज यार थोड़ा सा समझ लेना। यहाँ पे आपका अपने लोअर बाउंड का साइन बनाया, ओके, मीट के लिए, मीट यानी कि इंटरसेक्शन। तो अभी आप 1 1 को देखो, 1 और 1 इसका लोअर बाउंड क्या है, राइट। 1 1 का लोअर बाउंड तो 1 ही होगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। तो अब जिसमें 1 होगा तो उसका तो पूरी लाइन में ही 1 हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट, उसका तो पूरी लाइन में ही 1 हो जाएगा, तो आप इस पूरी लाइन में 1 कर लेंगे। ओके, देन आपका 2 1 तो उसका तो 1 होगा, 2 2 का 2 होगा, और 2 3 का सी 2 3 का 1 होगा, 2 5 का भी 1 होगा, और 2 30 का 2 होगा, 2 30 का 2 हो जाएगा। उसी तरीके से आप सारे फाइंड कर सकते हैं, या मुझे बताने की जरूरत है, चलो बता ही देती हूँ, क्या ही पता आपको, है ना। यस, फिर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था, देन हियर इज योर 3 अगेन, हियर इज योर 3 3 1 का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 3 2 का भी आपका 1 हो जाएगा, 3 3 का 3 हो जाएगा, 3 5 का आपका अगेन 1 हो जाएगा, एंड आपका 3 30 का 3 हो जाएगा, 3 30 का 3 हो जाएगा। ओके, आई डोंट थिंक अब मुझे और भी बताने की जरूरत है। ओके, आप 5 और 30 का अपने आप से कर लेंगे, और इस वाले डायग्राम का आप जरूर अपने आप से बना कर देखेंगे। ये टेबल आ सकती है, वो उसमें क्वेश्चन में लिख के दे सकता है कि आप लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल से इसको प्रूव करो, तब आप ये टेबल बनाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो ये स्टेट करने के लिए आती है, ओके, आई डोंट थिंक ये प्रूफ करने के लिए आती है, बट ये स्टेट करने के लिए आती है। प्रूफ करने के लिए भी आएगी तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहती है कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी वैलिड स्टेटमेंट है लैटिस के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, राइट, वो कोई सी भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन लॉ हो सकता है, वो कंसिस्टेंसी लॉ हो सकता है, वो आपका कम्यूटेटिव लॉ हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ, बहुत सारे लॉ, 5 लॉ पढ़ाए हैं, उनमें से कोई सा भी लॉ हो सकता है। तो उन लॉ में अगर आप जॉइन ऑपरेशन की जगह पर मीट ऑपरेशन रख देते हैं, और मीट ऑपरेशन की जगह पर जॉइन ऑपरेशन रखते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, वो प्रिसाइसली कैसे, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग नहीं होगी, आपका जो लॉ है वो रॉन्ग नहीं होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, बस इतना सा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। आपको ये स्टेट करने के लिए आएगी तो आप ये पूरी डेफिनेशन लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, then your sublattice, a non-empty subset S of a lattice P, is called sublattice if for every AB belonging to S, A union B and A intersection B belonging to S, या फिर A join B and A meet B belonging to, ओके, यानी कि उसका लीस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होना चाहिए। ओके, सी determine all the sublattice of D30 that contains at least 4 elements। आपको सारे सबलैटिसेस निकालने हैं जो कम से कम 4 एलिमेंट कैरी करते हो। अभी D30 को आप कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे गिवन भी अगर आपके पास D30 आ जाए तो आप उसके फैक्टर्स लेंगे। अगर ऐसे लिखा है ना D30 तो वैसे उसमें लिखा होता है कि फैक्टर्स निकालने हैं या डिविजिबिलिटी करनी है,
बट अगर ना हो तो उसमें आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं। इन्होंने भी यहाँ पे वही किया है, ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। अब आपको लैटिसेस बनाने हैं इसकी। तो लैटिस क्या कहता है, 1 2 6 30 आपने ये रखा। तो लैटिस क्या कहता है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी उसमें होना चाहिए। तो 1 2 6 और 30 को जब आप रखेंगे तो 1 2 राइट 6, सॉरी ये तो पूरा एक लाइन में ही आ जाएगा, आई एम सॉरी राइट, आई एम रियली सॉरी। ये तो इस आपका पूरा एक लाइन में ही इसका जो हैश डायग्राम बनेगा तो पूरा एक लाइन वाला ही बन जाएगा। तो लाइन वाले को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसका तो लोअर बाउंड भी होता है, अपर बाउंड भी होता है। देन आपका 1 2 3 30 इसको हम कर सकते हैं 1 2 3 एंड देन 30 राइट। ये आपका 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 3 से भी कनेक्टेड है, 2 30 से कनेक्टेड है राइट, 2 15 से 30, ये 3 आपका 30 से कनेक्टेड है। इसका जो डायग्राम बनेगा ये तो मैंने ऐसे नंबर्स जॉइन कर दिए। यहाँ पर अगर सर्कल होता तो ये कुछ इस तरीके से बनता। तो इसका लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो आपको सब लैटिस समझ में आया, जिसके हर एक एलिमेंट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड उसी में ही मौजूद हो, उसी में ही मौजूद हो, उसी सबसेट में मौजूद हो, बाहर से ना ढूंढ के लाना पड़े आपको, उसी में ही हो। तब आपका वो क्या कहलाएगा, सब लैटिस कहलाएगा। दैट्स इट। ये क्वेश्चन में नहीं आता, पेपर्स में नहीं आता। ओके, इसकी डेफिनेशंस आ सकती है, बड़े क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा ध्यान में नहीं दिया राइट। देन योर कंप्लीट लैटिस। अभी टाइप्स ऑफ लैटिस स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। partially ordered set SR is a complete lattice if every subset A of set S both has both a greatest lower bound and a least upper bound। उसके पास दोनों होने चाहिए, उस सेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होना चाहिए और लीस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए, तब वो कंप्लीट होती है, तभी वो कंप्लीट कहलाती है। ओके, तो इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। इसमें आपका लोअर बाउंड भी है और इसमें आपका अपर बाउंड भी है। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को 1 बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को 0 बोलते हैं, इतना भी याद रखो। ओके, now here for your bounded lattice। okay, तो अभी हमें बाउंडेड लैटिस पढ़ना है। a partially ordered set as इस ये जो है ये रिलेशन का साइन है कि वो रिलेटेड है, कि वो पोसेट है टाइप्स। ओके, इट्स कॉल्ड अ बाउंडेड लैटिस इफ इट हैज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन द लीस्ट एलिमेंट। 1 को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलते हैं और 0 को लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं राइट। हियर ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे बड़ा वाला। ओके, ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो है आपके पूरे सेट में, दैट इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और उसको 1 से भी डिनोट करता है। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड के सिचुएशन बताया था, बट दैट वाज नॉट करेक्ट। करेक्ट वाज दिस। ओके, 1 जो होता है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है और जो 0 होता है वो लीस्ट एलिमेंट होता है। तो लीस्ट यानी कि सबसे छोटा। और ये कुछ आपकी थ्योरम्स हैं, दैट फॉर x यूनियन 1 इज इक्वल टू 1। ओके, यूनियन को तो आप सब लोग जानते हैं, या फिर ये अपर बाउंड, ओके, लीस्ट अपर बाउंड इज इक्वल टू 1 एंड इंटरसेक्शन x होता है, यानी कि लोअर बाउंड। 0 के साथ अगर आप किसी का यूनियन लेंगे या फिर अपर बाउंड फाइंड करेंगे 0 का और x का, तो वो x होगा। और 0 का और x का अगर आप लीस्ट बाउंड फाइंड करेंगे, यानी कि लोअर बाउंड अगर आप फाइंड करेंगे या फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो 0 हो जाता है। इस केस में हम लोग इसको लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोलते हैं, मीट और ज्वाइन बोलते हैं, और सेट्स के केस में हम यूनियन और इंटरसेक्शन बोलते थे। आपको जो भी बोलने में सही लगे, जिससे भी समझ ठीक आए, आप उसे समझना राइट। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लेना। वैसे बाउंडेड लैटिस भी ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी पूछ लेना। ओके, हियर ये बाउंडेड लैटिस का एग्जांपल है राइट। तो इसमें ए भी है और एफ भी है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है और लीस्ट एलिमेंट भी है। ओके, तो ये एक बाउंडेड लैटिस है, और बाउंडेड लैटिस इसका नाम ही पता चल रहा है, बाउंड कर रहा है वो एक एरिया को बाउंड करके रखा है, यानी कि उसमें से कुछ भी ऐसी जगह नहीं है जहां से कुछ सामान बाहर जा सके, अंदर ही अंदर रहेगा। ओके, बाउंडेड यानी कि एकदम घर जैसा, एकदम बंद, जैसे कि ये आपका डायग्राम है, इसमें बिल्कुल बंद है। ओके, इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अभी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, समझा होगा,
है ना। आपको पता होगा जैसे कि आपने बाइनरी नंबर्स में देखा होगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 होता है, 1 का 0 होता है ना। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। या फिर मतलब बहुत सारी चीजें, 1 जो है वो 1 होता है और एक कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, ये भी होता है ना। तो अभी हम इसके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एक एलिमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट तब कहा जाएगा इफ, अगर उनका लो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 1 हो, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। अगर उनका लीस्ट अपर बाउंड, दोनों का लीस्ट अपर बाउंड अगर 1 है, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। और यही नहीं, और भी सुनिए, अगर उन दोनों का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 है, यानी कि लीस्ट एलिमेंट है उस सबसेट का, उस सेट का अगर लीस्ट एलिमेंट उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए और बी का, देन ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और बी इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी भी तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ही, जाहिर सी बात है। समझ आया आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट। अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट केवल तभी कहलाएगा जब उन दोनों का लीस्ट अपर बाउंड 1 हो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0। 1 क्या होता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और 0 लीस्ट एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट, here is your example of complement। आपका C का कॉम्प्लीमेंट B है कि नहीं, ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो अब आप देखो कि C का, जब आप इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड C और B का, राइट, फाइंड करो आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ C एंड B। तो आप इसको देखो, ये कहाँ पे जाकर के मीट कर रहा है, नीचे जाना है। लोअर बाउंड के लिए कहाँ जाना होता है? नीचे जाना होता है। तो ये ए पर आ रहा है ना। और इस पूरे बाउंडेड लैटिस का, या फिर इस पूरे लैटिस का, बाउंडेड लैटिस है वैसे तो, बट इस पूरे लैटिस का जो लीस्ट एलिमेंट है वो क्या है? 0 क्या है इसका? 1 है। और इसका 1 क्या है? सॉरी, ए है। इसका 1 क्या है? डी है। समझ आया? तो अब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? सी और बी का, राइट, दैट इज ए, है ना, इज इक्वल टू ए। सबको समझ आ रहा है? और इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है? एल यू बी क्या है? सी और बी का, इन दोनों का लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। जाइए, कहाँ पे मीट कर रहे हैं लोग? डी पर मीट कर रहे हैं। तो वो इसका डी है और डी हमारा क्या है? 1 है। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। हेंस प्रूव दैट सी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। समझ आया? देन कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अभी कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस? नाउ a complemented lattice is a bounded lattice where every element has at least one complement। Got that? कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस वो लैटिस होता है जहां पे हर एक एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो होगी, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट हो। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए और बी का? जब उन दोनों का लीस्ट अपर बाउंड 1 हो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0। ओके, देन आप इसको ही देखो, इस वाले डायग्राम को। इसमें हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ए और बी का जब आप दोनों को पेयर लोगे तो ये ए और ये सी है, राइट। और डी और बी का आपको सी और ए, लीस्ट एलिमेंट ए है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट सी है। समझ आ गया? कॉम्प्लीमेंट मिल गया, दैट्स इट। देन योर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब ये मत समझना कि मैम ने फटाफट फटाफट कंप्लीट करवा दिया, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। मैं इसलिए इतना फास्ट इनको करवा रही हूँ, और करवा भी इनको केवल इसलिए रही हूँ ताकि आपको बस पता हो कि ये क्या होते हैं। आप लोग ये जाकर ना कह दो कि हमने जहां से पढ़ा वहां हमें कुछ नहीं बताया गया। बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, बट आपके दिमाग में खिचड़ी ना पक जाए इसलिए ज्यादा नहीं बता रही, राइट। See, what is distributive lattice now? A lattice is said to be a distributive lattice if for every A, B, C belonging to L। और हाँ, अगर मैंने बोल दिया कि एग्जाम में नहीं आता तो डजंट मीन आप बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता किसकी कितनी खराब निकला है। वो आ जाए जो आज तक पूछ ही ना गया हो, या फिर वो आ जाए जो मैंने पढ़ाया ही ना हो। कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने अपनी एंड से जितना भी सिलेबस में दिया है, इसलिए मैं पहले ही लिख देती हूँ कि व्हाट टू लर्न इन दिस यूनिट, क्योंकि जितना भी आपका सिलेबस गिवन है उस पे से मैं आपको पढ़ाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि आपको पूरा
पता चल जाए, एटलीस्ट पता चल जाए, आपको समझ आए ना आए वो बात की बात है, आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन हो ना हो बात की बात है, बट आई विल ट्राई मेक श्योर कि आपको उतना तो समझ आ ही जाए जितना मैं पढ़ा, राइट? Now see what is distributive lattice. A lattice is said to be distributive lattice if for every ABC belonging to L. यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट लेने होते हैं. What is this condition? A union B intersection C या फिर A upper bound B least upper bound B intersection C या फिर B lower bound C is equals to A upper bound B lower bound A upper bound C. समझ आया आपको? इसमें क्या हुआ कि भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसके बीच में ये जो साइन था फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये उसमें फॉलो होनी चाहिए, ये लैटिस कहलाता है. A lattice L is said to be a distributive lattice if every element in L has at most one complement. समझ आया? ये इसका पहला तरीका है प्रूफ करने का. बट आप इस तरीके से कब तक प्रूफ करते रहोगे? इस तरीके से आप कब तक प्रूफ करते रहोगे? आप कितने तीन तीन पेयर लेते रहोगे? हो सकता है आपके पास डायग्राम जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा है, उसमें तीन तीन के पेयर कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, तो आप कब तक प्रूफ करते रहोगे? बहुत टाइम लगेगा प्रूफ करने में. पर अगर आप सेकंड वाली डेफिनेशन से जाते हैं तो बढ़िया रहेगा. क्यों बढ़िया रहेगा? क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए हर एक एलिमेंट का. अगर किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो आप कह सकते हो कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, प्रूव्ड हो जाएगा. आप क्या कह सकते हो कि इसका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बिल्कुल भी नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट, नाउ सी हियर इज योर क्वेश्चन, है ना? अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सी हमको पहले क्या फाइंड करना है? तीन एलिमेंट ले लेते हैं अपनी मर्जी के, इनको ले लो, ये एक लाइन में बहुत अच्छा लग रहा है इन्हीं को ले लेते हैं. सी अभी हमको फाइंड करना है एलएचएस आपका जो है, दैट इज ए अपर बाउंड बी लोअर बाउंड सी इज इक्वल्स टू ए अपर बाउंड बी लोअर बाउंड ए अपर बाउंड सी, राइट? तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जगह पर हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं बी अपर बाउंड ब्रैकेट में सी लोअर बाउंड डी, राइट? प्लीज यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. नाउ सी और डी का लोअर बाउंड क्या है? ए, है ना? यहाँ ए लिख दो. और बी और ए का अपर बाउंड क्या है? ऑब्वियसली बी, है ना? कोई इसमें तो दो राय नहीं है. देन आपका एलएचएस को प्रूफ कर दिया, एलएचएस हमने फाइंड कर लिया, अभी आरएचएस को फाइंड करते हैं, देन हम प्रूफ करेंगे. देन ए अपर बाउंड बी, यानी कि बी और सी का अपर बाउंड हमको फाइंड करना है, विच इज ई. बी और सी का अपर बाउंड क्या हो जाएगा आपका? ई, पहला मीटिंग पॉइंट उनका. देन आपका बी और डी का अपर बाउंड क्या होगा? यानी कि सी और डी का अपर बाउंड क्या होगा? विच इज अगेन ई. और इनके बीच में कौन सा साइन है? ये इंटरसेक्शन का या फिर लोअर बाउंड का. अब ई का ई से लोअर बाउंड निकालो या अपर बाउंड निकालो, वो तो आपको ई ही देगा, तो यहाँ पे ई आ जाता है. और इससे क्या प्रूव होता है? कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, क्योंकि इसमें एलएचएस आरएचएस के प्रूव नहीं हुआ. हमें पहले ही प्रूव नहीं हुआ तो दूसरे पे जाने की ही जरूरत नहीं. समझ आया? अभी दूसरा मेथड जो था उससे भी हम करने की कोशिश करते हैं. क्या था उसमें कि एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं कहलाएगा. नाउ यहाँ पे देखो C जो है वो B का कॉम्प्लीमेंट है. क्यों है? क्योंकि C और B का अपर बाउंड E है और C और B का लोअर बाउंड A है, विच इज 1 and 0 इन दिस लैटिस, राइट? E आपका 1 है और A आपका 0 है इस लैटिस में, राइट? तो C और B एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ये तो प्रूव हो गया. अभी हम अगर ये प्रूव कर दें कि B का कोई और भी कॉम्प्लीमेंट है तो हम ये आराम से प्रूव कर, तो फिर ये आराम से प्रूव हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है. तो अभी हम D को ही ले लेते हैं, हो सकता है ये इसका बन जाए, और बन ही रहा है, सबको दिख रहा है. B और D का अपर बाउंड E है और लोअर बाउंड A है, तो ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है इस मेथड से. ओके, तो अभी आपको समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को कैसे प्रूव करते हैं. या तो ये जो दो थ्योरम्स हैं इन दोनों थ्योरम्स को लेकर के प्रूव करिए, या फिर आप एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट होता है हर एक एलिमेंट का, इस बात से प्रूव करिए. आप उसके एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट ला दीजिए. ओके, और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि दो एलिमेंट ए और बी अगर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं तो उनका अपर बाउंड
इज 1 ऑलवेज, और उनका लोअर बाउंड इज 0 ऑलवेज, और 1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट लैटिस, और 0 लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट लैटिस, राइट। इनकी जो टॉप पर है दैट इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और जो बॉटम पे है दैट इज द लीस्ट एलिमेंट। ओके, समझ आया। देन आपकी वीडियो भी खत्म होती है और आपका यूनिट भी खत्म होता है। होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। मैंने अपनी एंड से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इसमें क्वेश्चंस कम थे, कुछ भी था, अगर ऐसा था तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और आई नो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग चाहते हो कि जल्दी जल्दी से सारी वीडियोस आ जाए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट, सो प्लीज बी पेशेंट, ओके। और बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, कुछ नहीं। बाकी इस पे एक स्माइली नहीं है आज, चलो कोई नहीं, जितनी मेरी अच्छी ड्राइंग है उस हिसाब से मैं बना देती हूँ, है ना। कोई हंसना नहीं, बोलो कि मैथ वाली मैडम को ड्राइंग नहीं करनी आती, okay? मेरी तरफ से सबके लिए स्माइलिंग ऐसा ही। और आप लोगों का रिजल्ट भी आ गया है, आगे CCSU वालों का, BCA फर्स्ट सेम का। तो प्लीज यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े थे अपने फर्स्ट सेम में, और प्लीज बस मुझे अपने मार्क्स बता देना, परसेंटेजेस आप लोग मुझे बता देना। मुझे बस जानने का शौक है, राइट। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों के बारे में जानने का जो मेरी लाइफ में है, उनका क्या रिजल्ट रहा। तो प्लीज अगर किसी को भी लगे कि हाँ मैं बताना चाहिए मैम को, तो प्लीज बता देना।